नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस में बगावत की। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने हरियाणा और ओडिशा की सियासत में कांग्रेस के भीतर एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कर दिया। दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुल 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद अब पार्टी अपनों की ही बगावत से जूझ रही है। ओडिशा में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 विधायकों रमेश जेना, दशरथी गुमांगो और सोफिया फिरदौश को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन तीनों ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में मतदान किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेडी के संयुक्त प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर हरियाणा में क्रॉस वोटिंग के बावजूद कांग्रेस अपनी सीट बचाने में तो सफल रही, लेकिन संगठन बिखरने लगा है। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी छोड़ दी और इस इस्तीफे ने न केवल संगठन को कमजोर किया, बल्कि उनकी पत्नी और नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज कर दी हैं। जी हां, शैली उन 5 विधायकों में शामिल है जिन पर क्रॉस वोटिंग का गंभीर आरोप है और पार्टी उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी में है। मतदान के दिन शैली चौधरी का मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के साथ देखा जाना और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ उनकी पारिवारिक रिश्तेदारी भाजपा की सेंधमारी की कहानी को पुख्ता कर रही है। अगली खबर दिल्ली से। लोकसभा की कार्यवाही में मंगलवार को बजट सत्र के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया। इन सांसदों में कांग्रेस के 7 और वामपंथी दल का 1 सदस्य शामिल है, जिन्हें 4 फरवरी को सदन में अनुशासनहीनता और पीठासीन अधिकारी की ओर कागज फेंकने के आरोप में पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया था। सदन में कांग्रेस सांसद के सुरेश द्वारा निलंबन वापसी का प्रस्ताव रखने और ध्वनि मत से पारित होने के बाद इन सदस्यों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भविष्य के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए। उन्होंने सदस्यों को चेतावनी दी कि सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए अब पोस्टर और विशेष रूप से एआई से निर्मित भ्रामक तस्वीरों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर सदन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विपक्षी सांसदों के बीच पीएम आवास योजना और वोट बैंक की राजनीति को लेकर तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। अब बात करते हैं यूसीसी की। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाले देश का दूसरा राज्य बनने की राह पर है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे संवेदनशील विषयों पर सभी धर्मों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करने की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साफ किया कि इस ड्राफ्ट में महिलाओं के समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया। सरकार आज शाम इस रिपोर्ट पर गहन मंथन करेगी, जिसके बाद 23 मार्च को इसे सदन पटल पर रखा जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के अंतिम दिन यानी 24 मार्च को गुजरात विधानसभा में ये ऐतिहासिक विधेयक पेश किया जाएगा। यदि ये बिल पास होता है तो गुजरात में भी लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और संपत्ति में बेटा बेटी का समान अधिकार जैसे कड़े नियम प्रभावी हो जाएंगे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। राज्य में विधानसभा चुनाव 2026 की बिसात बीत चुकी है। मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की 294 सीटों में से 291 पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि 3 सीटें सहयोगी दल को दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वो अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी, जहां उनका सीधा मुकाबला भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी से होगा। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही ममता ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग शानदार खेल खेल रहा है, लेकिन जीत बंगाल के अस्तित्व की होगी, दिल्ली के लड्डू की नहीं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बंगाल में 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया और 1100 से अधिक पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। दक्षिण भारत में भी हलचल तेज है। केरल में एनडीए ने ईसाई बहुल सीटों पर पिता पुत्र की जोड़ी को मैदान में उतारा। वहीं तमिलनाडु में सुपरस्टार रजनीकांत ने टीवी के नेता की अपमानजनक टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि समय ही जवाब देगा। अंत में बात करते हैं युद्ध के मैदान की। मध्य पूर्व में जारी ईरान इजरायल युद्ध के बीच राजस्थान ने अपना एक और बेटा खो दिया। जी हां, सीकर जिले के खंडेला स्थित अगलोई गांव के 22 वर्षीय विक्रम वर्मा की ओमान में हुए एक ड्रोन हमले में मौत हो गई। मंगलवार को जब विक्रम का शव तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिवार के लिए ये सदमा इसलिए भी गहरा है क्योंकि हमले में महज एक दिन पहले ही विक्रम ने ग्रुप वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां, बहन और परिजनों से बात की थी, जिसमें उसने अपने सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया था। विक्रम अभी पिछले महीने ही 23 फरवरी को सुनहरे भविष्य के सपने लेकर मजदूरी के लिए
ओमान गया था, जहां वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत था। राजस्थान के लिए ये महीने भर में दूसरा बड़ा झटका। इससे पहले 1 मार्च को नागौर के दलीप की भी मिसाइल अटैक में जान जा चुकी है। विक्रम के अंतिम संस्कार में उमड़ी हजारों की भीड़ ने नम आंखों से उसे विदाई दी, जबकि परिजन विदेश में असुरक्षित हालातों और अपनों को खोने के गम में डूबे हुए हैं।